हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। आज मैं आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग है कि जो बच्चे क्लास 11th के लिए, एएमयू के 11th के लिए कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज की तैयारी करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है। एक्चुअली आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैंने इस वीडियो के अंदर बड़ी मात्रा में वो सारे क्वेश्चंस रखे हैं जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आ चुके हैं। मीन्स 2023 का पेपर जो इस साल हुआ था, 2022 का पेपर, 2021 का पेपर और 2020 का पेपर। तो मैंने उन क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप निकाला है, जिसमें यहां मैंने लिखा है कि 2018 और 19 मैंने इसको डिवाइड किया है, यह समझाने के लिए आप सब लोग हो कि हम ये देख सकें कि ह्यूमैनिटीज के अंदर और कॉमर्स के अंदर जो एएमयू में इंटरेस्ट होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर, उसमें कितने कितने क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आते हैं। ठीक है। अब चूंकि अगर आप लोग चाहते हैं कॉमर्स में जाना, तो कॉमर्स में जाने के लिए जरूरी है कि आपको लगभग 70% एसएसटी पढ़नी होगी। एसएसटी मींस सोशल साइंस। अगर आपको ह्यूमैनिटीज में जाना है तो ये पढ़नी होगी सोशल साइंस। अब सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्लास 9th में और क्लास 10th में लगता है समझ में नहीं आया, हमें क्या पढ़ाया गया स्कूल में, कितना तेजी से पढ़ाया गया, क्या इंपॉर्टेंट चीज थी, हमें कुछ समझ में नहीं आया। अब जब चीजें वहां समझ में नहीं आती आएंगी तो जाहिर सी बात है ये गलती आप 11th में भी करेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रेवोल्यूशन एकेडमी आपके साथ है और आपको मुकम्मल तैयारी करने का एक ऐसा मखसूस मकाम प्रोवाइड कर रही है जहां आप लोग अपने 11th इंटरेस्ट की ह्यूमैनिटीज की, 11th इंटरेस्ट की कॉमर्स की और पीसीएम एंड पीसीबी की तैयारी बहुत मखसूस टाइम में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। ये पेपर 2018 और 19 का है। इसमें जो पेपर आया था उसमें पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट दे रखा है उसमें क्वेश्चन शुरू हुए थे 45 से। हम सभी जानते हैं पेपर 100 नंबर का होता है। हर किसी क्वेश्चन के आंसर सही देने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है और हर क्वेश्चन के नंबर एक बराबर ही होते हैं। अब जैसा कि मैंने यह दे रखा है पॉलिटिकल साइंस जो कि क्लास 9 और 10 मिक्सअप है। अच्छा, एक चीज समझना जरूरी है, वो जरूरी ये है कि 11th इंट्रेंस के कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज के एग्जाम में जो ज्यादातर एग्जाम जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चंस के अंदर बड़ी मात्रा में ऐसा हुआ है कि हम लोग ये समझते हैं कि क्लास 10th की सोशल साइंस से ज्यादा आएगा। लेकिन मैंने तज्जिया किया, मैंने समझा और देखा मैंने इसको, तो अंदाजा हुआ कि क्लास 9 से तो बहुत आता है और हम लोग इस मुगालते में रहते हैं कि 10th पढ़ के आए, 10th को पढ़ लेंगे हो जाएगा। नहीं, सिर्फ 10th की सोशल साइंस पढ़ने से नहीं होगा, आपको क्लास 9 की सोशल साइंस पढ़नी होगी। जैसे क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन है, इन ए डेमोक्रेसी द ब्रॉड पॉलिसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर लेड डाउन बाय। ये क्लास 9 की बुक से है। अगर हम इसको डीपली जाएं तो कुछ पार्ट इसका क्लास 10 में भी है। अब आंसर क्या लिख रहा है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड जुडिशरी। तो अक्सर बच्चे गलती करते हैं सवाल को समझने में, सवाल समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपको तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चंस का आंसर भी गलत देंगे और गलत देंगे तो एएमयू में नेगेटिव मार्किंग होती है। 4 गलत करने पर हमारा एक सही कट जाता है। सुने, अब इसका आंसर क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड जुडिशरी। आंसर है इसका ए, लेजिस्लेचर। कैसे, क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन ए डेमोक्रेसी द ब्रॉड पॉलिसीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर लेड डाउन बाय। डेमोक्रेसी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव बड़ी बड़ी पॉलिसियां होती हैं उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में या उन पॉलिसीज को बनाने में मेन रोल किसका होता है, तो इसका आंसर है लेजिस्लेचर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए जो कि 46 पे आया था 2018-19 वाले पेपर में, हु प्रेसिडाइज ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। अब ये क्वेश्चन भी पॉलिटिकल साइंस से ही है। क्या लिखा है इसमें कि कौन प्रेसिडाइज करता है, प्रेसिडाइज मतलब कौन चेयर करता है कोई अगर ज्वाइंट सिटिंग होती है। तो यह जानना जरूरी है, ये भी क्लास 9th के अंदर ही है, एग्जीक्यूटिव चैप्टर के अंदर, कि ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है। तो पहले जानना जरूरी है बच्चों कि सिटिंग क्या होती है। मींस कि पार्लियामेंट पूरे साल में लगभग 3 बार मीटिंग करती है। एक बार सर्दी में,
एक बार गर्मी में और एक बार बरसात के मौसम में, जिसके अलग अलग नाम है। अब अगर मान लो किसी मुद्दे पर लोकसभा ने कोई बिल पास किया, वो राज्यसभा गया, राज्यसभा ने उस पर कुछ आपत्ति जताई कि हमें इन पॉइंट पर दिक्कत है, लोकसभा ने उन पॉइंट्स को इंपॉर्टेंस दी। अब इंपॉर्टेंस देने के बाद फिर राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा ने फिर से उन कुछ पॉइंट्स पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में लोकसभा अब टाइम वक्त अपना जाया नहीं करती। क्या करती है कि वह उन पॉइंट्स के बारे में पूछती है राज्यसभा से कि आपको किस किस पॉइंट्स पर दिक्कत है। तो उन पॉइंट्स को लेकर जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग को बोलते हैं हम लोग ज्वाइंट सिटिंग। ये पार्लियामेंट के अंदर होती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों पार्लियामेंट का पार्ट है। तो अब क्या पूछ रहा है कि अगर कोई ज्वाइंट सिटिंग करता है तो उसका चेयरमैन कौन होता है। हम सब जानते हैं कि लोकसभा का चेयरमैन स्पीकर महोदय होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ दी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वही वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद ऑटोमेटिकली राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन बन जाते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए है डिप्टी स्पीकर, स्पीकर प्रोटेम, स्पीकर या डिप्टी चेयरमैन। तो इसका आंसर है स्पीकर। आपके मन में सवाल आएगा कि सर स्पीकर क्यों होगा? अगर पहली मीटिंग भी स्पीकर ने ली, दूसरी मीटिंग भी स्पीकर ने ली, तो ज्वाइंट मीटिंग की मीटिंग भी स्पीकर ही लेगा। बात तो घूम फिर के वहीं आ गई। तो इसका आंसर यह है कि स्पीकर जो होता है, द स्पीकर ऑफ द राज्य लोकसभा इज कॉल्ड द नो पार्टी मैन। वो किसी पार्टी का मेंबर नहीं होता। लेकिन देखो, पॉलिटिकल साइंस अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बल्कि अगर मैं ये कहूं ना आप लोगों से कि सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितने डीपली पढ़ा जाए ना, उतना मजा आता है। बट शर्त यह है कि पढ़ाने वाला अच्छा मिल जाए। और आपके लिए रेवोल्यूशन एकेडमी है। रेवोल्यूशन एकेडमी आपको वो सारी चीज प्रोवाइड करवाएगी जो आपके लिए ईमानदारी से अच्छी भी होगी, बेस्ट भी होगी और चीपेस्ट एंड चीपर होगी। ठीक है बच्चों, मैं पढ़ाऊंगा आपको। जब 11 की तैयारी करेंगे आप लोग क्लास 9 के सिलेबस में, ये सब एक्सप्लेन करूंगा। अभी की जो वीडियो मेरी वो मखसूस और खासम खास इसीलिए बनवाई गई है ताकि आप लोग ये अंदाजा लगा सके कि 11 के इंटरेस्ट में अब तक पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं, जो क्वेश्चन आ चुके हैं, उसमें किस किस का डाटा ज्यादा रहा है, किस सब्जेक्ट से ज्यादा आए। तो इसका आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? और मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उस पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे देश में एक डाटा होता है, क्राइटेरिया होता है। वो डाटा क्या होता है? वो डाटा ये होता है कि हमारे देश के अंदर लगभग जो डाटा है वो इस प्रकार है, जैसे कि 18, 21, 25, 30 एंड 35। मतलब क्या है बच्चों इसका? 18 मतलब कि आपको वोट डालने की एलिजिबल हो जाएंगे। 18 ईयर में हम लोग वोट डाल सकते हैं। वो सारे बच्चे या वो सारे बालिग जिनकी उम्र 18 ईयर हो चुकी है, या वो सारे शहरी जिनकी उम्र 18 ईयर हो चुकी है, उन सबको इस देश में वोट डालने का अधिकार है। 21 साल किसकी होती है? तो 21 साल जो उम्र होती है, ये होती है पंचायती राज के अंदर इलेक्शन में खड़े होने की। 25 साल किसकी होती है? इट इज फॉर दी MP एंड MLA। इट मीन्स क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन सकते हैं। ऐसे मेंबर ही बोलते हैं। आप 25 साल की उम्र में होने के बाद इन दोनों सीट्स के लिए एलिजिबल हो। 30 साल, अरे 30 साल किसके लिए होती है? ये होती है राज्यसभा के MPs और MLCs, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये हमारे देश पे सब जगह नहीं मिलेगी, ये उन्हीं जगह मिलेगी जो हमारे स्टेट्स बड़े बड़े हैं, जैसे कि यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र। इस तरह से हमारे देश में ये MLCs मिलते हैं। लेकिन MLCs की सीट्स पक्की नहीं होती है। जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा परमानेंट है, उसे कभी हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, भंग नहीं कर सकते। लेकिन स्टेट्स के अंदर हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल को भंग भी कर सकते हैं, समाप्त भी कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। ये बनाई इसलिए जाती है कि स्टेट बड़ा है,
तो स्टेट्स पे काम करना बहुत कठिन हो रहा है। तो उस काम को बांटने के लिए एमएलए के साथ साथ मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाई जाती है, जैसे कि हमारे यूपी में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। अब जो 30 साल है ये इन लोगों के लिए, जो 35 साल है ये होती है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर। इट मीन्स कि हमारे देश के अंदर प्रेसिडेंट महोदय, वाइस प्रेसिडेंट महोदय और गवर्नर महोदय, इन लोगों को इनकी पोस्ट पर अपॉइंट करने की जो एज है वो है 35। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है, देखिए जरा कौन से, 35 जी। आंसर इज डी। आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 48 पे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मस्ट मीट। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि संविधान के हिसाब से हमारे देश में जो पार्लियामेंट है ये एक साल में कितनी बार बैठती है। तो इसका आंसर है ट्विस। मैंने थ्राइस बोला, यहां ट्विस क्यों लग रहा है, क्योंकि हमारे यहां पर जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो गर्मी के मौसम में और सर्दी के मौसम में। बरसात का जो मौसम होता है बहुत छोटा होता है पार्लियामेंट के अंदर, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करते, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 49 पर। व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड? क्वेश्चन इज व्हेन, मींस कि भारतीय संविधान कब एडॉप्ट किया गया। अभी क्वेश्चन बड़ा पटासा है, मतलब काफी घुमावदार है, और जो आंसर दे रखे वो काफी नजदीक है। जैसे लिख रहा है 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। आप कंफ्यूज हो गए हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि 26 जनवरी को हम लोग 26 जनवरी बनाते हैं 1950? क्योंकि सवाल क्या पूछ रहा है, व्हेन डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एडॉप्टेड। यह सवाल में एडॉप्टेड है, इंप्लीमेंटेड नहीं है। क्वेश्चंस को समझ के अगर पढ़ेंगे तो आंसर सही आएगा। अगर क्वेश्चन समझ के नहीं पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आंसर भी गलत आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा एडॉप्टेड का। हम सब जानते हैं कि जब हमारे देश का संविधान लिखा गया तो उसको लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। 2 years 11 month and 18 days। ठीक है ना बच्चों, 2 साल 11 महीने 18 दिन। इट मीन्स कि जब ये कंप्लीट हो गए तब डेट थी लगभग 26 नवंबर 1949। तो आंसर क्या होगा इसका, यस आंसर इज 26 नवंबर 1949। क्या होगा इसका आंसर, 26 नवंबर 1949। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन। यह लिख रहा है, मैं जरा इसको इरेज कर दूं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। सी, अब देखिए क्वेश्चन आप क्या लिख रहा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने उस कौन से जजमेंट पर यह फैसला सुनाया जिस फैसले में सरकार को संविधान के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने पर मजबूर होना पड़ा। यह सवाल काफी डीपली है और यह सवाल का जो आंसर है वो क्लास 9th की सोशल साइंस की पॉलिटिकल साइंस की बुक में। अब आप मेरा गौर कीजिए, अब तक जो क्वेश्चन आए हैं वो क्लास 9 से आ रहे हैं, तो क्लास 9th को हल्के में मत लीजिएगा। जब तैयारी करने बैठे हैं आप लोग 11th क्लास की एंट्रेंस की, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज की, तो कृपया करके बराए मेहरबानी आई रिक्वेस्टिंग टू यू क्लास 9th एंड क्लास 10th को बराबर प्रिविलेज दीजिएगा। जितनी इंपॉर्टेंट क्लास 10th की एसएसटी को दें उतनी इंपॉर्टेंट क्लास 10 9th की सोशल साइंस को भी दें। अब देखें क्या लिख रहा है, इसका आंसर क्या निकलेगा, सी, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस इन 1973। यही वो केस था 1973 में जो संविधान पर यह बात कही गई थी कि आखिर इसमें कुछ खराबियां कमियां हैं तो किस प्रकार से गवर्नमेंट उसको दूर करे। अब देखें यहां मैंने कुछ पॉइंट दे रखे, ये मैंने कुछ सिलेबस दिखाया है। ये सिलेबस क्लास 10 का है पॉलिटिकल साइंस। इसमें पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट,
पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। ये चैप्टर क्लास 10 के हैं और हम सब इनसे वाकिफ है कि ये आप क्लास 10 में पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन इसके इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ये चैप्टर्स जो हैं जो कि क्लास 9 के, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेस तो यहीं पर ही है और सवाल हमेशा एएमयू में बेस से ही आया है। ठीक है, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, तीसरा है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अभी जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया आपको 26 नवंबर 1949, वो इसी चैप्टर से लिया गया। तीसरा है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, मींस प्रेसिडेंट की एज कितनी होनी चाहिए, एमएलए किस तरह इलेक्ट होंगे, एमपीज किस तरह इलेक्ट होंगे, एमएलसी किस तरह इलेक्ट होंगे, और हमारे पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं वो किस तरह ज्वाइंट रीडिंग में भी अध्यक्षता करेंगे। सारे पॉइंट्स यहां से मिलेंगे। एंड वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, ये जो चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस और इस प्रकार से जो बाकी मंत्रालय हैं वो मंत्रालय किस प्रकार काम करते हैं, वो सारी बातें चैप्टर नंबर 4 में। और पांचवा है डेमोक्रेटिक राइट्स, मींस क्या हमारे जो मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार किस तरीके से। तो इस तरह मैंने और भी क्वेश्चन तैयार किए हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में क्लास 10 से लिया गया है, इसमें एनएसओ से रिलेटेड है, बफर स्टॉक से रिलेटेड है और इसमें क्रॉपिंग पैटर्न से रिलेटेड है। इसी तरीके से जो सिलेबस हमारा इकोनॉमिक्स का, वो सिलेबस ये है कि हमें जो पढ़ा है हम लोगों ने क्लास 10th में वो ये पढ़ा है, ये हिस्ट्री का सिलेबस है, लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, फॉरेस्ट्री एंड कॉलोनिज्म, पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इससे लास्ट ईयर सवाल बहुत आए थे, पैस्टोरल वाले क्वेश्चन से चैप्टर से सवाल बहुत आए थे। हालांकि अगर हम बात करें क्लास 9th की हिस्ट्री की, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन अक्सर बहुत आते हैं और इससे, इन दोनों से, मींस हिस्ट्री एंड स्पोर्ट्स से आते हैं, एंड हिस्टोरी क्रिकेट के क्रिकेट कब से शुरू हुआ। और मैच तो एक ऐसा गेम है जिसका शौक तो सभी को है, हमें भी है और गालिबन आपको भी होगा, तो ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। अगला है ये क्लास 10 के द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं ये वाले, जैसे कि नेशनलिज्म इन इंडिया एंड प्रिंट एंड कल्चर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है और इन चैप्टर से मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। जब आप लोग 11th इंटर की तैयारी करेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इन चैप्टर को हमें किस प्रकार पढ़ना है, इन्हें किस प्रकार समझना है और इन चैप्टर की क्या अच्छाइयां हैं और क्या कमियां हैं। ठीक है ना बच्चों, आगे आते हैं हम लोग। मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे थे, वो क्वेश्चन इस तरीके से थे कि क्लास 9 की हिस्ट्री से, क्लास 10 की हिस्ट्री से अलग अलग क्वेश्चन निकल के आए। जैसे क्वेश्चन ये वाला है, इसमें लिख रहा है द आइडिया ऑफ जॉन लॉक इन हिज वर्क टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट मूवी डाउनलोड फ्री ट्रेवल डिनाइज बेस्ड ऑन। अब इसमें लिख रहा है जो टू ट्रीटीज हुई थी वो टू ट्रीटीज किस प्रकार से यहां पर दिखाई गई है। तो आंसर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिवीजन ऑफ पावर, गवर्नमेंट, डेनियल ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ मोनार्क, डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट्स। तो आंसर इज ए, क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आगे बढ़ते हम लोग, यहां देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 77, रोलेट सत्याग्रह। रोलेट सत्याग्रह वाज लॉन्च बाय गांधी जी इन द ईयर। अब ये जो रोलेट एक्ट आया था, ये आया था 1919 में और इसी के बिहाफ पर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली घटना घट गई थी। वजह क्या थी कि कांग्रेस पार्टी के दो बड़े बड़े लीडर सैफुद्दीन पाल और किचलू, सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो इन दोनों की रिहाई के लिए वो जलियांवाला बाग में ये घटना हुई, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे और बेकसूर लोगों पर गोलियां चला दी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी। इस प्रकार से मैंने और भी क्वेश्चन तैयार किए, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से, किस तरीके से 2023 के पेपर में, 2022 के पेपर में किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपको रेवोल्यूशन एकेडमी में बहुत मजा आने वाला है। आप जितना जल्दी हमसे कांटेक्ट करेंगे, हमारे पास आएंगे और इंशाल्लाह हम ये दुआ करेंगे कि आपका सिलेक्शन एएमयू में 100% हो। हमारी पूरी कोशिश रहती है, हमारी टीम की, हमारे जितने टीचर्स यहाँ मौजूद हैं, हम सब लोग पूरी कोशिश करते हैं कि अपने कोचिंग के हर बच्चे को उस मुकाम तक पहुंचा दें जिस मुकाम तक पहुंचने की उसने ख्वाब देखा है। हम सब उसके ख्वाब को आगे बढ़ाने में
हमेशा उसके साथ रहेंगे। मैं ये अपनी क्लास यहाँ ऑफ करता हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में इन और बाकी क्वेश्चन के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।